नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। भूगोल 7वीं कक्षा का 11वां पाठ समोच्च रेखा, मानचित्र और भूरूप। ऊंचाई एवं प्रदेश का ऊंचा और निचला क्षेत्र मानचित्र में किस प्रकार दिखाया जाता है, इसकी संक्षिप्त जानकारी कक्षा 5वीं में बताई जा चुकी है। इस आधार पर निम्न कृतियाँ करके हम इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखो, बड़े आकार के 4-5 आलू कक्षा में ले लें। उपयुक्त आकृति में दिखाए अनुसार लंबोतरी आकार का एक बड़ा आलू और दूसरी सामग्री लो। फिर चित्र में दिखाए अनुसार एक आलू के इस तरह 2 हिस्से बनाओ और उसके भीतर वाले सपाट भाग दिखाई देंगे। आलू सामने से देखने पर कैसे दिखाई देता है और ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देता है, इसका निरीक्षण करो। कॉपी में पेंसिल से आलू का आरेखन बनाओ। आलू का सपाट हिस्सा मेज पर रखकर आलू की ऊंचाई मिलीमीटर में मापो। अब आलू पर किए हुए चिन्हों के अनुसार आलू की चकतियाँ बनाने के लिए शिक्षक छुरी की सहायता से काट लें। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से वो चित्र बनाया जा रहा है। काटी हुई चकतियाँ अलग न करते हुए वे एक दूसरे से जुड़े रहेंगी, इसलिए उसमें टूथपिक अथवा नुकीली तीली खोस दें। भूपृष्ठ के ऊंचे निचलेपन के बारे में बताकर यह आलू पर्वत दिखाओ। उनको आलू का शंक्वाकार हिस्सा अर्थात पर्वत की चोटी दिखाओ। तुम्हें इस आलू की चकतियाँ बनानी है। आलू पर 2 स्थानों पर चिन्ह बनाओ। प्रत्येक चिन्ह में पर्याप्त दूरी रखो। आलू शंक्वाकार होने से उसकी चकतियाँ तल से ऊपर की दिशा में छोटी छोटी बनती जाएंगी। अब टूथपिक को बिना हटाते हुए आलू की चकतियाँ कागज पर रखो। सबसे निचली चकती के किनारे से पेंसिल की सहायता से रेखा खींचें। बनाई हुई रेखा सामान्यतः वृत्ताकार होगी। आते हैं पेज नंबर 71 पर। रेखा खींचने के बाद टूथपिक को थोड़ा ऊपर उठाओ। उसके स्थान पर पेंसिल से चिन्ह बनाओ। हल्के हाथ से सबसे निचली चकती निकालकर अलग रखो। बची हुई चकतियों के लिए भी यही कृति करो। यह कृति करने के बाद बनी हुई आकृति को ध्यान से देखो। तुम्हारे ध्यान में आएगा कि तुमने एक में दूसरी इस तरह 3 वृत्ताकार रेखाएं खींची हैं। एक दूसरे वाले इन वृत्तों में से सबसे भीतर वाले वृत्त के केंद्र में आलू की जो ऊंचाई तुमने प्रारंभ में नापी थी उसे अंक में लिखो। अलग रखी हुई प्रत्येक चकती की मोटाई नापो। बाहर की वृत्ताकार रेखा को 0 मूल्य दो। देखो तो प्रत्येक चकती की वृत्त रेखाओं को किस प्रकार मूल्य दोगे। सभी वृत्ताकार रेखाओं को मूल्य देने पर हमारा आलू पर्वत का ढांचा बनाने का काम पूर्ण होगा। ये देखिए यहाँ पर आलू पर्वत का ढांचा, समोच्च रेखांतर। थोड़ा विचार करो, हमने इस कृति में निश्चित रूप से क्या किया। हमने कागज पर त्रिमितीय वस्तु का द्विमितीय चित्र तैयार किया है। प्रत्यक्ष में पहाड़, पर्वत जैसे भूरूपों की काट लेकर जमीन पर अथवा कागज पर उनका चित्र तैयार करना संभव नहीं है। उसके लिए गणितीय पद्धति
सर्वेक्षण पद्धति आदि पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। ये पद्धतियाँ भूगोल का विषय विशेष ध्यान अध्ययन करने पर भी तुम सीखोगे। यहाँ पर एक आकृति दिखाई गई है, चित्र क्रमांक 11.1 अ और 11.1 ब। इस आकृति में भूपृष्ठ की प्रतिकृति दिखाई गई है। उसका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इस प्रतिकृति में कौन से भूरूप दिखाई देते हैं? प्रत्येक भूरूप के लिए किन रंगों का उपयोग किया गया है? अब आकृति 11.1 ब के मानचित्र का निरीक्षण करो और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। मानचित्र में क्या क्या दिखाई देता है? मानचित्र में दिखाई देने वाली पर्वत श्रृंखलाओं की सामान्यतः दिशा कैसी है? मानचित्र की किस दिशा में समतल प्रदेश है? मानचित्र की रेखाओं का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य कितना है? ये मूल्य क्या दर्शाते हैं? इस मानचित्र में और तुमने पहले देखी हुई प्रतिक्रिया में कुछ समानता है? यदि है तो वह कौन सी आकृति अधिक जानकारी देती है और वह जानकारी कौन सी है? तुम्हारा तैयार किया हुआ आलू पर्वत का ढांचा और इस मानचित्र में कुछ समानता है। अब इस बारे में भौगोलिक स्पष्टीकरण हम देखेंगे। भूपृष्ठ के विविध भूरूपों का अध्ययन करते समय इन भूरूपों की समुद्र सतह से ऊंचाई, ऊंचा निचला क्षेत्र, ढलान की दिशा, उसके ऊपर पाए जाने वाले जल प्रवाह का अध्ययन करना पड़ता है। इसके लिए विशेष प्रकार से बनाए गए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। ये मानचित्र अर्थात समोच्चता दर्शक मानचित्र हैं। इन मानचित्रों द्वारा हम भूरूपों की उपर्युक्त विशेषताएं समझ पाते हैं। पर्यटक, पर्वतारोही, घुमक्कड़ी करने वाले रक्षा विभाग के अधिकारी, सैनिक आदि के लिए तथा किसी भी प्रदेश का नियोजन करते समय इन मानचित्रों का बहुत उपयोग होता है। थोड़ा सोचो, तुम किसी भूरूप को समोच्च रेखाओं के आधार पर देखते हो? कहाँ देखते हो? मानचित्र में समोच्च रेखा की सहायता से एक टीला दिखाया गया है। इस टीले की ओर तुम कहाँ से देख रहे हो? अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पर आकृति क्रमांक 11.3 अ 11.3 ब। आकृति 11.3 अ में एक प्रतिकृति दी गई है। इस प्रतिकृति में उत्तरी भाग बुलामुठा नदियों की घाटी का भाग है। इसके पश्चात कात्रज दीवे घाट या पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई दिखाई देती है। उस पार करहा नदी की घाटी का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। इस आकृति को देखकर 11.3 ब की आकृति को देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। मानचित्र में पुरंदर किला किस दिशा में है? मानचित्र में करहा नदी की बहने की दिशा कहाँ से कहाँ है? मानचित्र में किस ओर पहाड़ी श्रृंखला नहीं है? मानचित्र का कौन सा हिस्सा हमें प्रतिकृति में दिखाई नहीं दे रहा है? वह क्यों नहीं दिखाई दे रहा होगा? कात्रज दीवे घाट पहाड़ी श्रृंखलाओं की ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती गई? ऊंची पहाड़ी श्रृंखलाएं किस दिशा में हैं? उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर खोजते समय समोच्च रेखाओं से तुम्हारी मित्रता होगी और समोच्च रेखाओं द्वारा बताए गए प्रमुख भूरूपों को तुम पहचान सकोगे। तुम्हारे गांव शहर की समुद्र सतह से ऊंचाई मीटर में खोजो। समुद्र सतह से तुम्हारे गांव शहर की ऊंचाई दर्शाने वाली समोच्च रेखाएं बनानी है। प्रत्येक समोच्च रेखा के बीच की दूरी अधिक से अधिक 50 मीटर लो। तुम्हारे गांव शहर की ऊंचाई तक सामान्यतः कितनी समोच्च रेखाएं बनानी पड़ेगी? विद्यार्थी मित्रों, कल्पना करो कि तुम पर्वतारोहण के लिए गए हो। तुम्हें अ पर्वत के किले पर पहुंचना है। इस पर्वत का मानचित्र आकृति क्रमांक 11.4 में दिया है।
इस मानचित्र की समोच्च रेखाओं का निरीक्षण करके तुम पर्वत शिखर पर किस दिशा से सहज और सुरक्षित रूप में पहुंच सकोगे, वह मार्ग पेंसिल की सहायता से चित्र में दिखाओ। इसके बाद हमेशा सदैव इसे ध्यान में रखो, समोच्च रेखा अर्थात मानचित्र में समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। ये रेखाएं प्रायः एक दूसरे को काटती नहीं हैं। इसके बारे में जानकारी और कहाँ दिया गया है। 5वीं कक्षा परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ 9 मानचित्र, हमारा साथी पृष्ठ 39 से पृष्ठ 41 तक। हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।